I'm extremely sorry for the technical glitches. कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था जिसकी वजह से क्लास एंड हो गई थी, बट कोई बात नहीं। देखो आगे लिखते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पोटेंशियल मार्क कर रहे थे, है ना। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लेट्स से वी ए। अब अगर मैं ड्रॉप चेक करता हूँ रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो मेरे को ड्रॉप कितना मिला, 5 वोल्ट का। ठीक है, जैसे फिर हम सर्किट में आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हुए देखो एक बैटरी आएगी। अब बैटरी में तो हमको V इक्वल टू आई आर नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है 15 वोल्ट। अब चेक करो कि बैटरी की पोलैरिटी कहां से कहां जा रही है। जैसे ही हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में, तो हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। तो मैं यहाँ प्लस लिखूं यस या सर। माइनस लिखूं? आई राइट इट प्लस। एज प्लस। क्यों? क्योंकि हम प्लस सर। निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है सर। यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे, +15। फिर चले आगे, आगे आ गए। अब देखो, अब यहाँ देखो, आगे आए तो करंट आया, ये यहाँ देखो। ठीक है, करंट आया। अब देखो यहाँ तो इंस्टेंटेनियस करंट काम नहीं आएगा, क्योंकि ये इंडक्टर है, और इंडक्टर के क्रॉस इंडक्टर तभी एक्टिव होता है जब करंट चेंज हो रहा होता है। तो क्या सवाल में देखो कहीं चेंज वेंज लिखा हुआ है क्या? देखो डिक्रीजिंग का यस। रेट दिया हुआ है, यानी यहाँ सर di/dt की वैल्यू तो दी हुई है, जो कितनी है, 10⁻³ कितनी है, 10⁻³ और डिक्रीज हो रही है, मतलब निगेटिव। डिक्रीज हो रही है का मतलब -10⁻, नेगेटिव। है ना। मतलब अब देखो अब क्या होगा। अब 5 मिली मिली हेनरी है, और अब हम पोटेंशियल मार्क करते आए हैं, तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना होता है, अभी पढ़े, -L di/dt, है ना। यस। एल की वैल्यू दी हुई है 5 मिली हेनरी, देखो बिल्कुल दी हुई है। 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई -10⁻3। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 से +3 कट गया, यानी इसके क्रॉस ईएमएफ कितना है, 5 वोल्ट। इसके क्रॉस ईएमएफ कितना है, 5 वोल्ट। और सेम जैसे हम क्या करते थे, रजिस्टर में किया करते थे, वैसे इंडक्टर के केस में भी होगा। तो मैं प्लस लिखूंगा कि माइनस लिखूंगा, ये बताओ। मैं प्लस लिखूंगा कि माइनस लिखूंगा? माइनस। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में यहाँ सर माइनस करते हैं ना, तो इंडक्टर का जो केस होता है ना, वो बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह होता है ना। लेकिन अब यहाँ देखो, माइनस लिखने से पहले सोचना पड़ेगा हमको कि निगेटिव में है करंट या पॉजिटिव में है। तो ईएमएफ देखो पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, पॉजिटिव सर। तो इसीलिए हम यहाँ +5 लेके चलेंगे। अगर यहाँ इंक्रीज हो रहा होता, अगर ईएमएफ निगेटिव आता, तो यहाँ क्या लेके चलते, माइनस। नेगेटिव माइनस। तो यहाँ ईएमएफ तो पॉजिटिव आया, इसलिए हम ईएमएफ क्या लेके चलेंगे, +5। ठीक है, और फिर ये लास्ट के एंड का पोटेंशियल, तो इसको बराबर वी भी कर दो। अब वी अब कैलकुलेट कर लो, वैल्यू को आसानी से कर सकते हो, कितना आएगा, ये प्लस माइनस में से +5 कट गया, वी ए -15 इक्वल्स टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू सर +15 होगी ना? 15 वोल्ट। कैसे +15 होगी? सर तो वहाँ VA +15 ओहो, होगी ना? उल्टा बोल दिया मैं, उल्टा बोल दिया। यहाँ प्लस लिख लो, यस। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आएगी, -15। और अगर इसी सवाल में वी बी माइनस वी ए पूछ लेता, तो कितना आता, +15। अब जरा ये बताओ, ये -15 +15 से कुछ अंदाजा लग रहा है क्या, कि सर बी वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, इसलिए अगर वी ए माइनस वी बी किया हूं तो निगेटिव आया है, लेकिन अगर वी बी माइनस वी ए किया हूं तो पॉजिटिव आया है। इसका मतलब कि इसमें बी वाला पॉइंट क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, और ए वाला पॉइंट क्या है, लोअर पोटेंशियल। लोअर। इसीलिए मैंने जब वी ए माइनस वी बी किया तो -15 आया, और वी बी माइनस वी ए किया तो +15 आया। क्लियर? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। क्लियर है? चलो, तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपके इंडक्टर के कॉन्सेप्ट से। अब थोड़ी बातें कर लो, कैसी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टर के केस में, इंडक्टर, अरे इंडक्टर तो पता है ना, सोलेनॉइड की तरह होता है, और जिसके यस अंदर सर। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है, तो सबको पता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज वैसे मैग्नेटिक यस फील्ड एनर्जी को सर। स्टोर करता है, तो सबको पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। इसी का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बस देख लो, बहुत सिंपल है, सबको पता है, बहुत सिंपल है ये भी। ये मैं क्या बोला कि सेम एज रेजिस्टेंस होता है, सेम एज रेजिस्टेंस होता है। तो ये बताओ, अगर मैं रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का बात करता, तो मैं कैसे सर्किट में ड्रॉ करता, लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये R1 है, ये R2 है। तो एक R इक्विवेलेंट कितना होता है रेजिस्टेंस के केस में,
अगर R1 सीरीज में plus R2 तो R1 R1 plus R2 और अभी मैंने इधर क्या लिखा कि जय जो केस रेजिस्टेंस का वही केस इंडक्टर का, मतलब कि सर अगर दो इंडक्टर का भी इक्विवेलेंट लिखना हो ना तो बड़ा सिंपल है। लेट्स से ये एक इंडक्टर है, इसी के साथ दूसरा इंडक्टर है, दोनों के सिंबल में डिफरेंस है, दो देख के चलना। ये L1, लेट्स से ये L2। तो मैं अगर L इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, बिल्कुल सेम एज रेजिस्टेंस L1 L1 plus प्लस, L2 L1 plus L2। याद रहेगा सबको, बहुत सिंपल, बड़ा yes सिंपल। sir बस सिंबल में मत कंफ्यूज होना। रेजिस्टेंस का सिंबल आपको दिख सकता है जिगजैग जिगजैग टाइप होता है, लेकिन ये थोड़ा करली होता है ना। तो ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर्स के लिए है। दोनों का ये क्या है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल के केस में क्या हुआ करता था भाई, लेट्स से एक रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस है। तो अगर दोनों का मेरे को R इक्विवेलेंट लिखना था, लेट्स से ये R1 है ये R2 है, R1 तो plus I'll write it R1 as what, 1 by R 1 by equivalent R1 equals to 1 by R1 plus 1 by plus R2। 1 by R2 क्लियर। और अगर सिर्फ टू रजिस्टर के लिए शॉर्ट फार्मूला देखे तो क्या होता था, ये R2 R1 R2 अपॉन plus R1 upon R2 R1 plus R2। ये होता था। क्लियर है, ये होता था कि yes नहीं, sir सबको याद है। yes sir R2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, R2 प्लस R1 कर लो, R1 प्लस R2 कर लो, एक ही बात आएगा। प्लस कर रहे हो तो कैसे भी कर सकते हो। क्लियर। सिमिलरली अब अगर ऐसे ही मैं इंडक्टर लगा दूं तो भाई बिल्कुल सेम केस। इसके लिए ये नॉट, दिस इज इंडक्टर, तो इसके लिए एल इक्विवेलेंट वही 1 बाई एल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन 1 L2। upon L2 और फिर सिमिलरली आप ऐसा फॉर्मूला इस दो, सिर्फ दो के लिए याद रखना, ये सिर्फ दो के लिए वैलिड होता है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन था, बड़ा शॉर्ट मैंने आपको बता दिया किसका, इंडक्टर का। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, इंडक्टर का। क्लियर है, क्लियर है। yes sir किसी को Yes डाउट, sir। किसी को डाउट होना तो नहीं चाहिए अब। क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा yes सेल्फ sir इंडक्टेंस पूरा खत्म हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद होपफुली ईएमआई जो हो जाएगी वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ईएमआई क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा आपका। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, देखो जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा पीछे, तो सेल्फ इंडक्टेंस में खासियत ये थी कि सर खुद के करंट के चेंज के वजह से खुद के अंदर इंड्यूस करंट आ जा रहा था, है ना, खुद के अंदर करंट चेंज हो रहा था तो खुद के अंदर एक नया इंड्यूस करंट आ जा रहा था, वो सेल्फ इंडक्टेंस था। लेकिन यहाँ म्यूचुअल है, म्यूचुअल का मतलब समझते हो, म्यूचुअल का मतलब होता है साथी वाला, मतलब यहाँ खुद के अंदर से नहीं आएगा, यहाँ एक साथी जब बदल रहा होगा ना तो उसको देख के दूसरे के अंदर करंट आ जाएगा। कैसे होता है ये सेटअप, थोड़ा इसको ध्यान दे लो, मैं थोड़ा एक सेटअप तुमको इसका समझा देता हूँ कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, थोड़ा ध्यान दो। देखो इसकी मैं थोड़ी एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इट इज जस्ट एज अ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ही काम करता है, किसी को पता है कि नहीं। मैंने एक कॉइल ले ली ऐसे सॉलिनॉइड वाली, ठीक है, सिमिलरली मैंने एक और कॉइल ले ली इसी के बगल में ऐसे, ठीक। इसमें मैंने क्या किया कि एक बल्ब लगा दिया, है ना, ये मैंने क्या किया, इसके अंदर एक बल्ब लगा दिया ऐसे। और क्यों बल्ब लगाया मैं भी बताता हूँ। और इसको क्या किया, इसको एक अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से, जो हमारा एसी करंट, क्योंकि हमारे घर में क्या आता है, एसी आता है, सबको पता है, हमने अपने जो घर के सोर्स से इसको एक जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। अब करंट क्यों है कि अल्टरनेटिंग है तो करंट चेंज होगा, बिल्कुल। और चेंज होगा तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बिल्कुल आएगी। ये वाले yes कॉइल के अंदर sir मैग्नेटिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ, ये वाले कॉइल के अंदर आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। और क्योंकि ये एक सोलेनॉइड है, और आप सभी ने पढ़ रखा है कि सर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ऐसे, याद है, याद है, सोलेनॉइड के अंदर बिल्कुल ऐसे बार मैग्नेट की तरह, क्रॉस मत कराना ऐसे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी आएंगी, ये देखो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ प्रोड्यूस हो गई, हो गई। अब लगातार करंट बदल रहा है तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी। और ये देखो, ये जो पहला वाला, ये वाला, इसको ध्यान देना, ये फर्स्ट वाला कॉइल है और ये दूसरा वाला कॉइल है,
अब क्या पहले वाला कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे वाले कॉइल से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि पास पास है दोनों, एकदम पास पास रख दिए दोनों को हमने। तो अगर फर्स्ट कॉइल के अंदर मैं करंट को चेंज कराऊं तो क्या फर्स्ट कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स भी चेंज होगी? बिल्कुल होगी। होगी कि नहीं होगी? और फर्स्ट वाला कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे वाले कॉइल से ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई है, क्योंकि वो दोनों एकदम पास है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो इसके भी अंदर भी जा रही होंगी ना? जा रही होंगी कि नहीं जा रही होंगी? यस तो ये जा जैसे ही रही हमने करंट के अंदर जैसे ही हमने कॉइल 1 के अंदर करंट को चेंज किया, तो कॉइल 1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गई। और जो ही मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 के अंदर चेंज हो गई, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड थी, मतलब जुड़ी हुई थी किससे? कॉइल 2 से। तो कॉइल 2 के अंदर हम देखा कि ये बल्ब जलने लगा। कॉइल 2 के अंदर तो कोई करंट ही नहीं दिया हमने, लेकिन फिर भी बल्ब जलने लगा। इससे हमको क्या पता चला कि कॉइल जो 2 है, ये दूसरा वाला कॉइल है, इसके अंदर इंडक्शन हो गया है, वह है। और इसी इंडक्शन को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। क्या ये इंडक्शन खुद के करंट से हुआ? अरे गधे, कैसे बात कर रहे हो? खुद करना तो करंट ही नहीं है, दूसरे कॉल में तो करंट ही नहीं है, तो खुद का करंट कहां से आ गया? ये दूसरी वाली जो कॉइल थी, अगर हमने उसके करंट को बदला, तो दूसरे वाले कॉइल के करंट के बदलने की वजह से कॉइल नंबर 2 के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदलने लगी। क्यों? क्योंकि कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल 2 के अंदर से भी जा रही थी। दोनों को हमने एकदम पास पास रखा था, दोनों कॉइल को हमने क्या किया था? पास पास रखा था। तो एक कॉइल के वजह से दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो एक कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से दूसरे के अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, दूसरे के अंदर इंडक्शन हो गया, तो उसी को क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल अब वहां दो कॉइल का कॉन्सेप्ट नहीं था। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस में सिर्फ एक ही सोलेनॉइड है और एक ही के अंदर सारा काम हो रहा है। एक ही के अंदर करंट चेंज हो रहा है, तो एक ही के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है, एक ही के अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सेल्फ इंडक्टेंस। वेयर एज अब इधर जब आप बात करेंगे तो म्यूचुअल में दो कॉइल है, और जिसमें से एक कॉइल का हमने मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराया, जिसके वजह चेंज होने की वजह से ये दोनों पास पास रखे हुए थे, तो दूसरे से भी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जुड़ गई। और अगर पहले में चेंज होने लगी तो दूसरे में भी चेंज की वजह से क्या हो गया? इंडक्शन हो गया। इसलिए इसका नाम क्या देते हैं हम? म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ आया? पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इससे पहले तुम लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस समझ आया था कि नहीं आया था, लेकिन अभी ये बताओ, क्या अभी समझ आया यस सर अच्छे से? सबको समझ आया? आया? अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो आओ अब जल्दी से फटाक से कैलकुलेशन वाला पार्ट निपटाते हैं और खत्म करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पूरा का पूरा। ठीक है, आओ निपटा डालते हैं भाई। अब जैसे वहां हमने फ्लक्स लिखा था सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, जो होता है एल आई, पढ़ा है अभी अभी पढ़ के आए है ना? एल आई होता है। तो सर म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, अरे कुछ नहीं कर दो, बस एल को एम कर दो बस। तो अगर म्यूचुअल इंडक्शन के लिए फ्लक्स लिखना हो, तो एल जो हो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? कैपिटल एम से। और एम क्या होगा? जैसे एल वहां क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एल एल वहां क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल वहां क्या था? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेंस। वैसे ही एम यहाँ क्या है? एम है कोएफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, एक सेकेंड, एम यहाँ क्या है? एम है यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर 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 क्लियर? यस किसी को डाउट है? नहीं। जैसे वहां ईएमएफ की वैल्यू क्या दी जाती थी? माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी याद है? एकदम सिमिलर है यार, दोनों साथ इसलिए पढ़ा जाता है। ये किसके लिए था? सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। सिमिलरली अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस देखेंगे, एकदम सेम है, यहां भी बस एल को एम से रिप्लेस कर दो। ईएमएफ क्या हो जाएगा? माइनस एम डी आई बाई डी टी। क्योंकि यहाँ भी तो करंट के चेंज की वजह से ही तो हो रहा है। भले करंट हम दूसरी कॉल में चेंज कर रहे हैं, कॉल 1 में चेंज कर रहे हैं, लेकिन करंट तो चेंज हो रहा है यहाँ भी। इसलिए यहाँ ईएमएफ कैसे दिया जाएगा? सेम एज यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, बस वहां सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट था, यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट हो जाएगा, मतलब माइनस एम
di बाई dt। क्लियर क्लियर। लेकिन अब ये जो m है ना, ये याद रखो, इस केस में एक इंपॉर्टेंट, एक क्या बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, ये जो m है ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन डिफरेंट केसेस। अब वो केसेस कौन कौन से हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पे है एकदम हम लोग, चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डिफरेंट केसेस पे। अब वो कौन से केसेस है? दो केसेस तुमको पढ़ने हैं इसमें, जो बड़े मेजर होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 है, और देखो मैं ये केस को ना एक सवाल के हेल्प से करा देता हूँ, बस सवाल की हेल्प से क्या, चलो आओ ऐसे देख लो। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 ये है ना कि मैं दो कॉइल पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुमको ये केस समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स से एक ये कॉइल था, सर्कल, सर्कुलर, सर्कुलर ड्रॉ करना है। सिमिलरली एक और कॉइल ले लो ऐसे ही, तो मतलब क्या, ठीक है, ये दो कॉइल थे ऐसे। ठीक, देखो ये दो कॉइल थे। ठीक, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे, दो कॉइल थे जिनका सेंटर सेम। ठीक है, ठीक है, ये जो बाहरी वाला जो है, ये कॉइल है, इसका रेडियस था सेंटर से, ओहो लाइन कहां चली गई, ये जो बाहरी वाला है इसका रेडियस था सेंटर से, ये था तुम्हारा A2। लेट्स से मैं A2 बोल दे रहा हूँ, इस वाले सर्कल के रेडियस का, बाहरी वाले सर्कल के रेडियस, रेडियस को मैं क्या बोल देता हूँ, लेट्स से ये A2 था, और अंदर वाले का A1 था। कंडीशन ये गिवन है कि A2 जो है वो मच मच ग्रेटर है A1 से, तो साफ साफ दिख भी रहा है कि A2 बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? बाहर वाले सर्कल बड़ा है अंदर वाले सर्कल से, भले दोनों का सेंटर सेम है इसलिए कंसेंट्रिक सर्कल्स है, लेकिन बाहरी वाले का रेडियस है A2, अंदर वाले का रेडियस है A1। ठीक, अब हमसे ये पूछा गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। ठीक है, अगर ये दोनों सेम प्लेन में रखे हैं, सेम प्लेन का मतलब कि लेट्स से अगर पहला कॉइल एक्स वाई प्लेन में रखा है तो दूसरा कॉइल भी एक्स वाई प्लेन में ही रखा है, तो ये है पहला केस, टू कॉइल्स आर इन सेम प्लेन, टू कॉइल्स विथ डिफरेंट रेडियस आर इन सेम प्लेन। इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, आओ देखो। टू कॉइल्स हैविंग डिफरेंट रेडियस, इसको टू कंसेंट्रिक कॉइल्स लिख लेना। ठीक है, टू कंसेंट्रिक कॉइल्स हैविंग डिफरेंट रेडियस A1 एंड A2, और कंडीशन क्या है कि A2 इज मच मच ग्रेटर देन A1, जो दिख भी रहा है फिगर से, मतलब बड़ा A2 वाला रेडियस का सर्कल बड़ा है, A2 वाला रेडियस का कॉइल बड़ा है ना? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा ये पूछा गया है इस केस में, और दोनों के दोनों कैसे हैं? आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन, मतलब दोनों के दोनों सेम प्लेन में रखे हुए हैं। अगर A1 वाला रेडियस का कॉइल एक्स वाई प्लेन में रखा है और A2 वाला भी एक्स वाई प्लेन में ही रखा है, दोनों के दोनों सेम प्लेन में है, तब इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा ये हमसे पूछा गया, और ये सवाल के टर्म में पूछा जाता है। यस, इट इज अ क्वेश्चन, लेकिन मैं तुमको केस के टर्म में डिस्कस करा दे रहा हूँ, थ्योरी में, थ्योरी के अंदर ही। ठीक है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा पीछे, कि सर फ्लक्स इज इक्वल्स टू MI होता है। तो अगर मैं सर किसी तरह ना फ्लक्स लिख दूं ना, तो मैं फ्लक्स इज इक्वल्स टू MI से कंपेयर करके ये M की वैल्यू निकाल लूंगी, या निकाल लूंगा, जो भी है। ठीक है, इतना तो कर सकते हो कि सर अगर किसी तरह फ्लक्स लिख देना कि दोनों कॉइल से कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ है, तो मैं M को यहां से कंपेयर करके, हमको M ही तो पता करना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तो M मैं निकाल सकता हूं बाहर। अब ये बताओ Yes, sir. कि अब हुआ क्या ना, कि लेट्स से कि एक और कंडीशन इसमें याद रख लो, कि बाहरी वाले में करंट फ्लो हो रहा है, और बाहरी वाले सर्कल में, बाहरी वाला जो कॉइल है ना, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, करंट चेंज कर रहा हूं। बाहरी वाले कॉइल में क्या कर रहा हूं, मैं करंट को चेंज कर रहा हूं। तो बाहरी वाले कॉइल में करंट चेंज होगा, तो क्या बाहरी वाले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होंगी? बिल्कुल होंगी सर। Yes, और sir. वही मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसी के पास एक और सर्कल रखा हुआ है, तो दूसरे वाले कॉइल में भी उसकी वजह से चेंज आएगा, और दूसरे वाले कॉइल में भी क्या होगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
क्योंकि दोनों सेम हो प्लेन जाएगा। पास पास रखे हुए हैं। तो अगर बड़े वाले सर्कल में मैं क्या करता हूँ, करंट को चेंज कराता हूँ, अगर मैं बड़े वाले सर्कल में करंट को चेंज कराता हूँ, तो क्या जो छोटा वाला सर्कल है जिसका रेडियस A1 है उसके अंदर भी इंडक्शन होगा? बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि बड़े वाले सर्कल के अंदर ही तो छोटा वाला सर्कल है। अगर बड़े वाले सर्कल के बाहर छोटा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, अगर बड़े वाले सर्कल के बाहर एक और सर्कल होता तो भले वो बाहर वाले सर्कल में इंडक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल के अंदर, जैसे कि अब मैं देखो कहने का मतलब मेरा साफ साफ समझो ये है कि हमेशा बड़े वाले कॉइल में अगर करंट चेंज कराएंगे तभी तो छोटे वाले में इंड्यूस होगा। अगर छोटे वाले में चेंज कराते तो बड़े वाले में नहीं हो पाता क्योंकि दूर है ना। छोटे वाला क्या है, छोटे वाले से बाहर है ना वो सर्कल। समझ रहे हो मैं यस क्या सर। कहना चाहता हूँ? हमेशा इंडक्शन के लिए अगर कॉइल के केस में बात करें तो हमेशा याद रखना कि अगर सबसे बाहरी वाले कॉइल में करंट चेंज हो रहा है ना, तब अंदर वाले कॉइल में करंट का इंडक्शन होगा। अगर वो बाहरी वाले कॉइल के बाहर भी कोई और कॉइल है तो वहां इंडक्शन नहीं होगा। याद रखोगे? याद रखोगे? मतलब सबसे बड़े वाले सर्कल में आपको करंट चेंज कराना है, तब छोटे वाले सर्कल के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंडक्शन होगा, तभी म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो लेट्स से मैंने बाहरी वाले में करंट आई है जो है उस रेट में, उस रेट से करंट को चेंज कर रहा था जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही थी और इंडक्शन हो रहा था। वही हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। ठीक। अब ये बताओ बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है जी? तो किसी को आइडिया है बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है? A1 है या A2 है? A2 है सर। A1 है या A2 है? अदर देन तान्या और A2। कोई नहीं पढ़ रहा है? अदर A2 देन है। तान्या A2 है, दिख रहा है सबको? तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है A2। ठीक है। अब ये बताओ, अब अगर मेरे को बड़े वाले सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसके सेंटर पे, तो क्या आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे पढ़ा है कि एक सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो फार्मूला याद कर लो। ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। किसको याद है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r स्क्वायर किसको याद है? म्यू नॉट आई अपॉन यस 2r सर। किसको याद है? ये बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन 2r सबको याद है यस कि सर। किसी भी सर्कुलर कॉइल के वजह से उसकी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब ये बताओ अगर मैं यही कॉइल, इसको मैं बोलता हूँ बाहरी वाले कॉइल को कॉइल ए, और इसको क्या बोलता हूँ, कॉइल बी। तो अगर मैं यही कॉइल ए के लिए लगा दूं तो कॉइल ए के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2, और आर की जगह मैं A2 लिख दूं? बिल्कुल, यस सर। बिल्कुल लिख दीजिए सर। अब देखो, अब अगर बड़े वाले कॉइल के लिए मेरे को फ्लक्स लिखना हो तो फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए। B A बी डॉट ए। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी ए कॉस ऑफ cos। थीटा। अब ये बताओ, ये जो कॉइल है, ध्यान से समझना थोड़ा सा, इस कॉइल का एरिया वेक्टर और इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे? चेक करके देखो। अगर ये कॉइल सामने से रखा है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आउटवर्ड होगा, और अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड होगी। मतलब एरिया वेक्टर भी उधर ही और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही। तो क्या दोनों के बीच एंगल 0 हो गया? यानी सेम प्लेन के अंदर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। अंडा। तो cos 0 तो 1 होता है सर। मतलब फ्लक्स क्या लिख सकता हूं बड़े वाले कॉइल के लिए? बी ए। सिर्फ सिंपल क्या लिख सकता हूं? बी इंटू ए। याद रखना ये थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। थीटा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये तो इस केस में तो बड़ा सिंपल है। क्यों? क्योंकि अगर अगर एक ही प्लेन में रखा हुआ है, देखोगे, है ना, लेट्स से ये कॉइल था, बड़े वाले कॉइल की बात कर रही है, बड़ा वाला कॉइल है। तो ये बताओ अगर बड़े वाले कॉइल में मैं ऐसे करंट फ्लो करा रहा हूँ तो जरा राइट हैंड थंब रूल से देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? आउटवर्ड आ रही है। फिंगर को कर्ल करो, राइट हैंड के फिंगर को, तो थंब तुम्हारे मुंह की तरफ आ रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कहाँ है? आउटवर्ड है कि नहीं है? अरे यस सर। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। अरे राइट हैंड थंब रूल देखो ना भाई, अपने फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो जरा। तो थंब किधर आ रहा है? तुम्हारे फेस की तरफ, मतलब आउटवर्ड थंब पॉइंट कर रहा है। मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? आउटवर्ड है। और ये जो सरफेस आउटवर्ड है, अगर इस सरफेस का एरिया ऐसे मान लूं तो इसका एरिया वेक्टर भी तो आउटवर्ड होगा। मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड उधर ही एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, मतलब दोनों आउट ऑफ द प्लेन है। तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो गया? 0, शून्य, अंडा। 0 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? ये तो समझ आया। अब तो विजुलाइज हो गया सबको? अब तो विजुलाइज हो गया कि मैंने 0 डिग्री कैसे ले लिया? बोलो यार। तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ 0 कर दी मैंने। अब बताओ, अब देखो यहाँ, तो फ्लक्स सिंपल क्या हो गया? बी इंटू ए। तो अब अगर मेरे को बड़े वाले कॉइल के अंदर फ्लक्स लिखना हो तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमने बड़े वाले कॉइल के अंदर पता है कितना है, कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन
2a2 मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो सर्कल का रेडियस कितना है भाई, बड़े वाले कॉइल का रेडियस कितना है a2, तो आई राइट इट एज पाई a2 स्क्वायर। क्लियर? अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ मैं भी देखो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और यहाँ मैंने भी एक गलती कर दी। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे देखो, क्योंकि हमको सेल म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू चाहिए ना, एम की वैल्यू चाहिए यहाँ। अब एम जो है, फ्लक्स आखिर इंड्यूस किस में हो रहा है, अरे फ्लक्स तो छोटे वाले कॉइल में इंड्यूस हो रहा है ना। अरे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा है, छोटे वाले कॉइल में। Yes, sir. छोटे वाले कॉइल में, तो हम फ्लक्स लिखेंगे छोटे वाले कॉइल के लिए। मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा यहाँ से, ठीक है कोई बात नहीं, इंसान होते हैं, हो जाते हैं। यहाँ देखो नोट करने वाली बात यही है ना, नोट करने वाली बात ये है सर क्यों, तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने फिर मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले कॉइल की क्यों ली, अगर आपको फ्लक्स छोटे वाले कॉइल का लिखना था तो आप छोटे वाले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लिखते। किसी के मन में ये सवाल आया? ठीक है, अभी आपने No, बोला sir. फ्लक्स तो चेंज हो रहा है बड़े वाले में, और इंड्यूस ईएमएफ किस में आ रहा है, छोटे वाले में, क्योंकि बड़े वाले की वजह से छोटे वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो अगर हम फ्लक्स लिखते हैं छोटे वाले कॉइल के लिए, तो फिर आप मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले कॉइल की क्यों ले रहे हैं भाई? आपने तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले कॉइल का रेडियस लेके लिखा है, लिखा ही नहीं लिखा है, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2a2, ये तो बड़े वाले कॉइल का रेडियस है। तो अगर फ्लक्स मेरे को छोटे वाले कॉइल के लिखना है b इंटू ए, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है b इंटू ए, तो आप फिर b को बड़े वाले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिख रहे हैं? अरे इसलिए क्योंकि छोटे वाले कॉइल के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, वो तो बड़े वाले कॉइल की वजह से आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है, तभी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है छोटे वाले कॉइल में। अरे छोटे वाले कॉइल में अपना कोई करंट ही नहीं है भाई, तो छोटे वाले कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड कहां से होगी, करंट तो हम सिर्फ बाहरी वाले कॉइल में फ्लो करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहरी वाला ही तो लेंगे। इसीलिए जब अगर मैं छोटे वाले कॉइल के लिए फ्लक्स लिखता हूं, तो उसके अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाहरी वाले कॉइल का लिखूंगा, और बाहरी वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। क्लियर? म्यू नॉट आई अपॉन 2a2। और एरिया, क्योंकि छोटे वाले फ्लक्स का, छोटे वाले कॉइल का एरिया लेना है, तो आई राइट इट एज पाई a1 स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? फ्लक्स कैसे लिख दिया सर ये, क्या किसी को No, फ्लक्स में sir. दिक्कत है? नो सर। किसी को फ्लक्स में दिक्कत है? याद रखो हमेशा, मैं वापस रिपीट करता हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस में जिस, समझ लो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने को बोलेगा कि फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो एक बात हमेशा याद रखना, जिस कॉइल में ईएमएफ का इंडक्शन हो रहा है ना, उसी के अंदर से आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस एम की वैल्यू निकालनी है। और अभी हमने पीछे पढ़ा है कि फाई इज इक्वल्स टू एम इंटू आई होता है, मतलब अगर किसी तरह मैं फ्लक्स निकाल दूंगा सर, तो मैं फाई इज इक्वल्स टू एम इंटू आई से कंपेयर करके एम निकाल दूंगा। तो मेरे को फ्लक्स निकालना है छोटी वाले कॉइल के लिए। अब छोटी वाले कॉइल के लिए फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स मैंने निकाला छोटी वाले कॉइल के लिए, वो है कितना, बी इंटू ए, बी इंटू ए। क्लियर? अब बी जो है वो अपने छोटे वाले कॉइल के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड बाहरी वाले कॉइल की वजह से आ रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद आप बाहरी वाले कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। तरीका समझो, स्टेप क्या है, स्टेप है पहले फ्लक्स लिखो। फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ 0 था, इसलिए फ्लक्स क्या हो गया, छोटे वाले कॉइल के लिए जिसका रेडियस a1 है, बी इंटू ए हो गया। दूसरी चीज, आप फ्लक्स निकाल के आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी। तीसरी चीज, सर फ्लक्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इंटू एरिया, तो एरिया तो सर निकाल लेंगे पाई a1 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, और क्योंकि सर्कुलर है तो एरिया तो सर पाई a1 स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन सर छोटे वाले कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है छोटे वाले कॉइल के अंदर, क्योंकि छोटे वाले कॉइल के अंदर कोई करंट ही फ्लो नहीं करा रहे हैं, हम बाहरी वाले कॉइल के अंदर करंट फ्लो करा रहे हैं। तो सर मैग्नेटिक फील्ड कहां से लाए, वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहरी वाले कॉइल की वजह से, तभी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, मतलब बाहरी वाले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले कॉइल से जुड़ी होगी, एसोसिएटेड होगी। इसीलिए फ्लक्स अगर हम छोटे वाले का लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाहरी वाले का लेंगे, ये आप याद रखिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस, याद रखोगे। तो मैंने देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहरी वाले कॉइल की ले ली, न्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2a2, और मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ऑफ छोटे वाले कॉइल, यानी पाई a1 का स्क्वायर। अब देखो, अब फ्लक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू आई होता है, ये अभी हमने पीछे पढ़ा, और हमारा फ्लक्स कितना आया, अब जरा आई को थोड़ा बाहर लिखो, तो हमारा फ्लक्स आया म्यू नॉट 2a2 पाई a1 का स्क्वायर और इंटू आई। अब क्या ये चेक करो, क्या ये एम है, कंपेयर करो तो जरा, क्या यही एम दिख रहा है तुमको, देखो ध्यान से,
क्या यही सबको m दिख यस रहा है? सर। तो m की वैल्यू आ यस गई सर। यहाँ से, सिंपल। कितनी आई? म्यू नॉट पाई a1 स्क्वायर अपॉन 2a2। यही तो है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट। निकाल ले जाओगे, फ्लक्स निकालो, कंपेयर कर दो, करंट को बाहर रख दो, तो m की वैल्यू यही होगी। होगी। पहला केस समझ आया सबको? बहुत आराम से समझाया तुम सबको। पहला केस समझ आया तुम यस सबको? सर, आ गया सर। बता दो यार, पहला केस सबको समझ आया? Yes, sir. किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है Yes, तो sir. फटाक से पूछ लो। किसको डाउट है, कंफ्यूजन है तो फटाक से पूछ लो। किसी को डाउट है? यस और नो तो ये बोल दो कि नहीं सर डाउट नहीं है तो है, बताओ। किसी को डाउट है? No, sir. चलो लास्ट केस, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा एंड। केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलता है? केस नंबर 2 भी बड़ा मस्त है, और ऐसे सवाल जनरली पूछे जाते हैं। केस नंबर 2 से ही ज्यादा चांसेस है कि सवाल पूछे जाएंगे। केस नंबर 2 में क्या किया, अब मैं क्या किया ना, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा क्या करूंगा कि चलो एक कॉइल तो रखूंगा वैसे ही बाहरी, बड़ा वाला कॉइल, लेकिन अब क्या करूंगा ना कि ये जो छोटा वाला कॉइल है ना, इस छोटे वाले कॉइल को मैं क्या करूंगा, ऐसे थोड़ा सा रोटेट करके, दिख रहा है ये 90 डिग्री में परपेंडिकुलर कर दूंगा छोटे वाले कॉइल को। समझ रहे हो? समझो कि मैंने छोटे वाले कॉइल को रोटेट कर दिया है। एक कॉइल ऐसे रखी थी, अब इसको रोटेट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यानी इसका एरिया वेक्टर अब इधर आएगा। आएगा। तो बाहरी वाले कॉइल को मैंने नहीं छोड़ा, बट जो छोटा वाला कॉइल उसके अंदर क्या किया मैंने, उसको क्या किया, रोटेट कर दिया। तो ये बताओ, ये आपस में दोनों कॉइल परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हो गए सर। नहीं सर। यस सर। किसने बोला नहीं सर? अरे यार मैंने बोला ना कि उसको क्या करो, लेट्स से पहले दोनों ऐसे सेम फेज में रखे हुए थे, सेम प्लेन में रखे हुए थे। अब छोटे वाले कॉल को तुम 90 डिग्री रोटेट कर दो, तो बड़ा वाला तो बड़ा वाला रहेगा, छोटा वाला ऐसे हो जाएगा। ये बाहर वाला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा। यार थोड़ा समझ लो, विजुलाइज कर लो। अब 2D है, 3D में तो दिखा नहीं सकते हैं, है ना? समझ रहे हो? रोटेट कर दिया मैंने 90 डिग्री, तो क्या दोनों कॉइल आपस में परपेंडिकुलर हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. यस सर। यस पहले वाले में दोनों सेम प्लेन में थे, अब सेम प्लेन में नहीं है। अब कॉइल ए कॉइल बी दोनों क्या है, कॉइल ए एंड कॉइल बी क्या है, परपेंडिकुलर। एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए। कॉइल ए कॉइल बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए। अब वही हमको सेम चीज पूछा गया है कि इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस भैया बताओ कितना होगा। सिंपल सा तो खेल है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? एम इंटू आई। मतलब सर फ्लक्स निकाल लेंगे, वही सेम सेम चीज, और अगर कंपेयर कर देंगे फ्लक्स निकाल के तो हमको एम की वैल्यू मिल जाएगी इस केस में। अब सवाल यह है फ्लक्स, तो लेट्स से वही करंट की वैल्यू आई फ्लो हो रही है बड़े वाले कॉइल में, दिस इज कॉइल ए, दिस इज कॉइल बी। ठीक है, वही सेम चीज। बड़े वाले कॉइल का रेडियस A2, छोटे वाले कॉइल का रेडियस है A1। क्लियर? कॉइल ए है ये और कॉइल बी है ये। ठीक, अब हमसे म्यूचुअल इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो वही सेम चीज। पहले तो फ्लक्स लिखेंगे, तो फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी डॉट ए कॉस ऑफ थीटा। बी डॉट ए कॉस ऑफ थीटा। अभी भी थीटा कितना है चेक करो, सेम चीज, सेम केस ही आएगा यार, क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, बड़े वाले कॉइल के लिए पूछ रहा हूँ, छोटे वाले कॉइल के लिए नहीं, बड़े वाले कॉइल के लिए बताओ। बड़े वाले कॉइल के लिए बताओ। अगर बड़े वाले कॉइल में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर के साइड है। तो सर बड़े वाले कॉइल के लिए अगर फ्लक्स लिखना होता तो मैं सीधे बी ए लिख देता। लिख देता कि नहीं लिख देता? लिख देता। लेकिन हमको तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना है ना, और म्यूचुअल इंडक्टेंस तो छोटे वाले कॉइल के लिए आता है। क्यों? क्योंकि छोटे वाले कॉइल के अंदर इंडक्शन होगा ना भाई। तो अब जरा छोटे वाले कॉइल के लिए जरा फ्लक्स फ्लक्स लिखो, तो ये क्या होता है? बी डॉट ए। तो फिर क्या हो जाएगा? बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब जरा ध्यान दो, अब यहां देखो, छोटे वाले कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो सर आउटवर्ड आएगी, लेकिन एरिया वेक्टर इस बार इधर है। ओहो, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गई, 90 है। एरिया वेक्टर इधर हो गया 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यस कितनी सर। आई? 90 जीरो। डिग्री। तो ही कॉस में 90 डिग्री पुट करेंगे, जीरो। मतलब कोई भी फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा है सर। और अगर कोई भी फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा है सर, इसका मतलब कि सर एम की वैल्यू भी क्या हो गई? शून्य हो गई, जीरो हो गई, ठंडा हो गई। तो डायरेक्टली सवाल पूछ देता है ऐसे कि फाइंड आउट दी व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल
बी, तो आप क्या लिखोगे? 0 शून्य अंडा। क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, कोई फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा है। और जब फ्लक्स पास ही नहीं करेगा तो फ्लक्स में चेंज कैसा? और जब मैं फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलूंगा ही नहीं, है कि नहीं? यानी फाई की वैल्यू 0, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? तो 0 अंडा। क्लियर? क्लियर हुआ? Yes. ये दो Yes. केसेस Yes. क्लियर हुए। अगर सेम प्लेन में हो तो निकालेंगे सर, लेकिन अगर परपेंडिकुलर कॉल रख दिया जाए रोटेट करके तो 0 हो जाएगा सर, आंख बंद करके 0 मार के। ऐसे भी पूछ सकते हैं, छोटे वाले सर्किल में अगर आई करंट हो तो बाहर वाले सर्किल का म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये बताओ, अगर छोटे वाले के अंदर आई करंट है तो क्या बाहर वाले नहीं के अंदर होगा। इंडक्शन होगा? होगा ही नहीं। नो सर। जब तक छोटे वाले कॉइल के अंदर और एक और छोटा कॉइल ना डाल दो तब तक इंडक्शन नहीं होगा। क्लियर? ओके सर। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, चलिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पढ़ा दी A to Z, कुछ भी नहीं छोड़ा, एकदम कट टू कट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये सिर्फ आप ही के लेवल का नहीं, ये अप टू द मार्क मैंने जेई लेवल पढ़ा दिया है, सब कुछ ए टू जेड केसेस में डिस्कस कर दी, क्योंकि आपका भी इंजीनियरिंग का एग्जाम है और जेई भी एक इंजीनियरिंग का ही एग्जाम है, हालांकि थोड़ा हाई लेवल एग्जाम है, बट कोई बात नहीं, मैंने कंटेंट पूरा वही दिया है। ठीक, तो ये चीजें आपको सबको समझ आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जो लेंगे अब हम अल्टरनेटिंग करंट का लेंगे। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है और न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो सवाल बड़े आते हैं उससे। ठीक है, और बढ़िया सवाल आते हैं उससे। ठीक, तो मैं वो पूरे कॉन्सेप्ट, पूरा ब्रह्मास्त्र आपको दे दूंगा कि किस तरह के सवाल और क्या पूछा जा सकता है आपसे, सब कर ले जाओगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन होपफुली हमारा अल्टरनेटिंग करंट का ही होगा। ठीक, आप सभी को समझ आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? डाउट तो नहीं है किसी को? यस सर। अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों अच्छे से पढ़ लिया? पढ़ लिया कि नहीं? पढ़ लिया? यस सर। सबने पढ़ा अच्छे से? सबको समझ आया? यस सर। आरएल सर्किट नहीं आता क्या? क्या? आरएल सर्किट। क्या आरएल सर्किट? अरे वो एसी में है, एसी एसी अल्टरनेटिंग करंट। हम यस सर। पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे एसी में, एलसीआर पढ़ेंगे, आरएल सर्किट पढ़ेंगे, एलसी सर्किट पढ़ेंगे, तीनों का कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो। फेज पढ़ेंगे, फेजर पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस कंडीशन पढ़ेंगे, पावर फैक्टर पढ़ेंगे, कॉस फाई टेन फाई सब पढ़ेंगे। एक बार एसी आने तो दो, एकदम बेहतरीन तरीके से एसी पढ़ाऊंगा, ऐसा कभी एसी पढ़े नहीं होगे, और एलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल। ठीक है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और साथ में कि आरएमएस का कॉन्सेप्ट, एवरेज का कॉन्सेप्ट, सब सब क्लियर होगा। डिफरेंट ग्राफ होंगे तो डिफरेंट ग्राफ, ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ के बेसिस से सवाल बनाया जाता है, और गलती करके आते हैं बच्चे आते हुए सवाल को। तुम लोगों ने आईआरएमएस क्या पढ़ा है? आईआरएमएस पढ़ा है I0/√2। अभी मैं ग्राफ बदल दूं तो I0/√2 से आंसर नहीं आएगा, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ग्राफ बदल के। I0/√2 ट्रू है सिर्फ साइनोसोडल फंक्शन के लिए, अगर ग्राफ सिर्फ साइनोसोडल है तभी I0/√2 आप लगाएंगे, नहीं तो आरएमएस की वैल्यू I0/√2 नहीं लगाएंगे, गलत होगा। तो बहुत सारे केसेस डिस्कस करूंगा उसके अंदर में। ठीक है, किस वैरायटी सवाल बना सकते हैं, तो एक्साइटेड रहो एसी के लिए। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा पढ़े नहीं होंगे कभी। ठीक है, ऐसा पढ़ाऊंगा। एक चलिए, तो एसी अभी होगी। नहीं एसी अभी नहीं होगी, एसी नेक्स्ट सेशन में होगी। ठीक है, चलिए तो आज क्लास को मैं यही एंड कर देता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।